हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। मैं हूं शशांक लखेरा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। किस तरीके से जो है इजराइल बना है, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और पैलेस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो हम समझेंगे। किस तरीके से जो है पैलेस्तीन जो अरब मुस्लिम हैं और जो इजराइल के ज्यूइश लोग हैं उनके बीच में किस तरीके से जो है प्रॉब्लम हमको देखने को मिली है, किस तरीके से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है और इजराइल एक देश कैसे बना, वो सब जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपके सामने वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आपको इजराइल दिख रहा होगा, ये है इजराइल। इजराइल का कुछ इस तरीके का मैप है। कुछ एरिया जो है यहाँ का गाज़ा स्ट्रिप कहा जाता है और ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, जो पैलेस्टीन जो लोग हैं पैलेस्टीन जो लोग हैं उनके कंट्रोल में ये एरिया है। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ जानेंगे किस तरीके से जो वेस्ट बैंक है और जो गाज़ा पट्टी है वो इजराइल के हाथ से किस तरीके से निकल गया और पैलेस्तीन लोग जो है वहाँ पे आज जो है रहते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमास ग्रुप का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, जिन्होंने जो है अभी करीब 1500 रॉकेट फायर करे हैं अभी तक, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है इजराइल का। तो काफ़ी जो रॉकेट है उनको शूट डाउन कर दिया गया, लेकिन फिर भी करीब 6 लोग की जो है यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है और कई बिल्डिंग्स में भी जो है रॉकेट लगे हैं। लेकिन जब इसराइल ने अटैक किया था, जब एयर स्ट्राइक करी थी, तो उस समय बहुत ही ह्यूज स्ट्राइक की थी इसराइल ने। और यहाँ पे जो बाइडेन की भी स्टेटमेंट आई है अभी रिसेंटली, उन्होंने ये कहा है कि अगर इसराइल सेल्फ डिफेंस में, अगर जब आपके सामने कोई 1,500 इतने सारे रॉकेट्स आ रहे हों, हज़ारों की संख्या में रॉकेट्स आ रहे हों आपकी तरफ, तो आपको फायर करना ही पड़ेगा और ये जो है आपका बिल्कुल राइट है और अपनी सेफ्टी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्लियरली जो है यहाँ पे हो सकता है कि फुल फ्लेश्ड वॉर भी हो जाए पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में। तो हम जो है अपनी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने वर्ल्ड मैप देख लिया, अब ये प्रॉपर मिडिल ईस्ट का मैप है। मिडिल ईस्ट मतलब देखो यहाँ पे यूरोप आपको इधर मिलेगा, ठीक है ना, ये यूरोप के ईस्ट साइड में है और ये मिडिल में है, इसलिए इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। मिडिल ईस्ट में टर्की आता है, ईरान आता है, इराक आता है, सऊदी अरेबिया, ओमन, यूनाइटेड अरब अमीरात, यमन, इजिप्ट, टर्की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है ना, ये बेसिकली यहाँ पे नहीं आते। पाकिस्तान को जो है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में कंसिडर किया जाता है और मिडिल ईस्ट में सिर्फ इतनी ही कंट्रीज़ आती हैं। और यहीं पे आपको मिलेगा एक इज़राइल, एक देश, ये है इज़राइल। अब आपको एक चीज़ समझना होगा कि इज़राइल तो जूइश लोग रहते हैं इज़राइल में, लेकिन अगर आप बाकी जगहों देखोगे तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे इजिप्ट मुस्लिम कंट्री है, सीरिया मुस्लिम कंट्री है, टर्की मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई आज के समय। अब हम प्रॉपर इजराइल पे चलते हैं कि इजराइल हमको कहाँ मिलेगा। तो ये है इजराइल, और इजराइल के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पहले जान लेने होंगे कि इजराइल की जो मेन सिटी है, देखो ये है गाज़ा पट्टी, गाज़ा पट्टी ये है, और ये है वेस्ट बैंक। यहाँ पे पैलेस्टीन लोग का कब्जा है, यहाँ पे भी पैलेस्टीन लोग जो है गवर्न करते हैं। ठीक है, ये पैलेस्टीनियन लोग हैं। अब यहीं से जो है हमले किए गए हैं, और ये जो दो सिटी है ना, एक तेल अवीव और एक अस्कलॉन, इन दो जगहों पे जो है फायरिंग की गई है और ह्यूज संख्या में, मतलब बहुत ही भारी मात्रा में जो है रॉकेट यहाँ पे छोड़े गए हैं और काफ़ी डैमेज भी हुआ है इसराइल को। और इसराइल ने एक बात कही है, बेंजामिन नेतन्याहू जो यहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा है कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। अब इसराइल कौन कौन देशों से लगता है, तो एक इजिप्ट है, यहाँ पे इजिप्ट बॉर्डर है, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे जॉर्डन रिवर भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको डेड सी देखने को मिलेगा। ठीक है, डेड सी में कोई भी डूबता नहीं है, और क्योंकि यहाँ का जो वाटर है वो बहुत ही सैलाइन है, आपको पता होगा। और ये है वेस्ट बैंक, और यहाँ पे जॉर्डन रिवर है। ठीक है, ये है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो है सीरिया में आपको देखने को मिलेगी, और ऊपर आपको मिलेगा लेबनान। तो लेबनान से इसकी बॉर्डर लगती है, सीरिया से लगती है, और जॉर्डन से लगती है, और इजिप्ट से लगती है। तो ये जो है यहाँ पे इतने देश लगते हैं, और ये पूरा सी है मेडिटेरियन सी। अब अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट है गोलन हाइट्स जो सीरिया में है, फिर वेस्ट बैंक इंपॉर्टेंट है, यह है वेस्ट बैंक, फिर जॉर्डन रिवर और गाज़ा स्ट्रिप। और इसराइल के जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको नागेव डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। अब अगर हम हिस्ट्री पे चलें कि किस तरीके से जो है इजराइल बना, इजराइल किस तरीके से एक स्टेट बना, एक कंट्री बना, तो उसके पहले हमको समझना होगा ऑटोमन एम्पायर पे। करीब ये 14th सेंचुरी की बात है। अगर हम 14th सेंचुरी मिडिल ईस्ट की बात करें, उस समय ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था और ये सब जगह जो है रूल किया करता था। ऑटोमन एम्पायर मतलब मुस्लिम एम्पायर। ठीक है, इनको मुस्लिम जो है गवर्न करते थे। ये जो पूरा एरिया है ना, वो आपको मुस्लिम्स का देखने को मिलेगा, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी आपको ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलेगी। लेकिन 14th सेंचुरी से ये चलता रहा और उस समय इनकी पावर अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है ना,
धीरे धीरे क्या होता है, उम्र भी ढलती है, तो वैसे ही जो है इनका पावर भी ढलता गया। ये जो है 19 सेंचुरी आते आते ये वीक हो गए। अब ये वीक क्यों हुए? क्योंकि यूरोप में जो है नेशनलिज्म शुरू हो गया। नेशनलिज्म मतलब ये होता है कि नेशन वाइज कंट्री होना। नेशन वाइज कंट्री मतलब जैसे अगर मान लो हिंदू हैं तो उनकी कंट्री इंडिया होगी, जैसे मुस्लिम हैं तो उनकी कंट्री पाकिस्तान होगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में आपको क्रिश्चियन लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से मतलब नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया था यूरोप में कि हम जिस नेशनलिटी को बिलोंग करते हैं उसी वो जो है एक उसी कंट्री जो वही कंट्री जो है होना चाहिए, मतलब वही लोग जो है वहाँ रहेंगे। और इन्हीं सब को लेके जो ज़ायोनिज़्म मूवमेंट है वो शुरू हो गया। मतलब यूरोप के जो लोग हैं उन पे बहुत ही अत्याचार करेगा, जूइस पे बहुत सारे अत्याचार किए गए थे। जूइस ने ये सोचा कि हमारी जो होली प्लेस है, हम जेरूसलम से बिलोंग करते हैं तो हमको वहीं जाना चाहिए, ठीक है, हमको वहीं रहना चाहिए, वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ है। तो इस तरीके से जो है कुछ लोग माइग्रेट होना शुरू हो गए, कुछ लोग जो है इजराइल की तरफ आने लगे। मतलब इजराइल तो बाद में बना, जो पैलेस्तीन है जो बेसिकली एरिया है वहाँ पे आने लगे, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है वो यहाँ पे बसने लगे आके। अब इसके आगे क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ठीक है ना, ये ऑटोमन एम्पायर की बात तो ख़त्म हो गई, थोड़े थोड़े लोग जो है आने लगे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो 1917 में एक बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन जो है वो ये था कि पैलेस्टीन को जो है एक बनाया जाएगा, ठीक है ना, पैलेस्तीन जो है जूइश पीपल के लिए होम बनाया जाएगा। ये इंग्लैंड ने वादा किया था, ये इंग्लैंड ने वादा किया था कि आप हमारा वर्ल्ड वॉर में साथ दो और हम जो है पैलेस्टीन को एक जूइश कंट्री जो है जूइश पीपल के लिए जो है एक देश बनाएंगे। ये इनका डिक्लेरेशन था। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ट्रीटी भी करके रखी थी, किसके साथ? फ्रांस के साथ और जो जर्मनी है इन सब के साथ, ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म हो जाएगा तो जो जो हिस्सा आएगा सबको जो है ये चीज़ें मिलेगी। लेकिन ब्रिटिश ने जो पैलेस्तीन है, जो इज़राइल है, उसको अपने कंट्रोल में रखा। मतलब पैलेस्तीन को इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा और जो जॉर्डन है वो दे दिया फ्रांस को, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ पे ये लोग गवर्न करते थे। जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो बहुत ही ह्यूज नंबर पे माइग्रेशन हुए, मतलब लोग जो है आने लगे इजराइल की तरफ, जेरूसलम की तरफ। और करीब 30% पॉपुलेशन जो है पैलेस्तीन की वो हो गई जूइश, ठीक है। तो पैलेस्तीन में अगर आप देखो तो जूइश जो है आपको 30% लोग देखने को मिलेंगे उस समय। अब यहाँ पे इनके सेटलमेंट शुरू हो गए। आगे चल के वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने जूइश का जेनोसाइड किया, मतलब जिसे नरसंहार कहते हैं। करीब 42 लाख लोगों को मार दिया गया वर्ल्ड वॉर 2 में। आपको पता है गैस में जो है बंद करके इनको मार दिया गया। गैस मतलब एक जगह बंद करके कंटेनर में और गैस जो है भर दी जाती थी। तो जूइश लोग की जो है यहाँ पे हत्या हो गई, सीधे इसको हत्या ही कहा जाएगा, ठीक है। और जूइश जेनोसाइड इसको बहुत ही नरसंहार था ये। इसमें करीब 42 लाख लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। इसके बाद 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। और अब जब वर्ल्ड वॉर 2 चल ही रहा था उसी समय जो है जब जूइश लोग ने देखा कि हमको जेनोसाइड हो रहा है, बहुत सारे लोग अपनी जान बचा के भगे इजराइल। उन्होंने सोचा कि जेरूसलम एक ही प्लेस है जहां हम सेफ़ हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी जो है हमारा नहीं है। और यूनाइटेड नेशंस बना तो यूनाइटेड नेशंस ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखा। उस समय उनके पास एक ही मुद्दा था कि बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो यही इशू है, जो पैलेस्तीन वाला इशू है ना, मतलब पैलेस्तीन और इजराइल का, जो जूइश लोग हैं उनको। तो यूनाइटेड नेशंस पे ये जो है बात पहुंचाई गई। यूनाइटेड नेशंस पे इस पर जो है वोटिंग भी शुरू हुई। यूनाइटेड नेशंस पे बात शुरू हुई कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हमको वर्क करना है। तो उन्होंने ये कहा कि हमको जो है इजराइल का क्रिएशन करना चाहिए। और फिर यूनाइटेड नेशंस में एट लास्ट एक 1947 में रेजोल्यूशन पास किया गया कि प्रॉपर जो डिवीज़न है जिसमें जूइश स्टेट और पैलेस्तीन अरब स्टेट है, इनके बीच में एक प्रॉपर डिवीज़न होगा। और जो जेरूसलेम है उसको इंटरनेशनल कंट्रोल के अंडर में रखा जाएगा। मतलब इंटरनेशनल कंट्रोल मतलब जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, एक तरफ भारत है एक तरफ पाकिस्तान है, और जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का भी मैटर भी यूनाइटेड नेशंस में है, ठीक है। वैसे ही जो है जेरूसलेम जो है आपको बिल्कुल सेंटर में देखने को मिलेगा। और पैलेस्तीन ये बोलता है कि जेरूसलेम हमारी कैपिटल है, और जो इज़राइल है वो ये कहता है कि जेरूसलेम जो है वो हमारी मतलब हमारी जगह है, हमारी कैपिटल है। तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है दोनों के बीच में। तो यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन आया, यूनाइटेड नेशंस भी 45 में बना। यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास किए, यूनाइटेड नेशंस ने जो है बात समझी
प्रॉपर डिवीजन की बात करिए कि जूइश लोग को जो है एक प्रॉपर स्टेट दिया जाएगा, पैलेस्टीन अरब स्टेट है उनका एक अलग स्टेट होगा, मतलब बंटवारा होगा, और जेरूसलेम को इंटरनेशनल कंट्रोल के अंडर में रखा जाएगा। वहीं दूसरी ही तरफ कुछ इस तरीके का मैप आपको देखने को मिलेगा। मतलब अब इस मैप में किस तरीके से समझ में आ रहा है कि ये जो जेरूसलेम है ये आप देख रहे हो, ये यूनाइटेड नेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये वाला ऑरेंज कलर में जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो पूरा एरिया है ना, ये एरिया है इजराइल का। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब जो है ना, ये अरब स्टेट का है। मतलब यहाँ पे सब अरब लोग की जो है डोमिनेंस देखने को मिली। मतलब इतना हिस्सा जो है अरब लोग के हिस्से में आया और इतना जो है इजराइल के हिस्से में आया। लेकिन यहाँ पे अरब लोग तो रुकने वाले थे नहीं, वो चाहते थे कि हमको और हिस्सा मिले। जैसे कश्मीर, जो पाकिस्तान के लोग थे, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उन्होंने क्या किया, 1947 में उन्होंने अटैक कर दिया भारत के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए था कश्मीर। कश्मीर के साथ साथ वो ये चाहते थे कि अगर कश्मीर नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन हम जो पंजाब का प्रोविंस है ना, मतलब हमारा जो आज का पंजाब है, जब अमृतसर वगैरह देखते हो, वो ये चाहते थे कि ये सब जो हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान में आके मिल जाए। मतलब कश्मीर और पंजाब पूरा, आज का जो भारत का पंजाब है, वो पूरा चाहते थे कि वो पाकिस्तान में चला जाए। तो यहाँ पे ये लोग भी रुकने वाले नहीं थे, ठीक है। अरब मुस्लिम्स जो थे, पैलेस्तीन लोग थे जो अरब मुस्लिम थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ से उन्होंने और अटैक शुरू हो गए कि उन्होंने जो है कोशिश करी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है मिलना चाहिए। अब वहीं पे अरब इसराइल का वॉर शुरू हो गया। जैसे ही आज़ाद हुआ 1947 में रेजोल्यूशन आया, 48-49 में अरब इसराइल वॉर हो गया। अब अरब इसराइल वॉर में ऐसा हुआ कि इसराइल पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ था। एक तरफ आपको इजिप्ट मिलेगा, मुस्लिम कंट्री, ट्रांसजॉर्डन मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरेबिया भी इस तरफ आपको मिलेगा, ठीक है। खैर सऊदी अरेबिया नहीं था, लेकिन सीरिया जो है ये था, ये भी मुस्लिम कंट्री। तो इजिप्ट, सीरिया, इराक, ट्रांसजॉर्डन, इन सब ने मिलकर जो है इसराइल पे कर दिया अटैक। अब इसराइल पे अटैक किया तो इसराइल ने किसी तरीके से डिफेंड कर दिया, और डिफेंड भी इस तरीके से नहीं किया, इन्होंने अपना एरिया बढ़ा लिया। मतलब इसराइल ने और जम के जो है लड़ाई लड़ी। इसराइल की बाउंड्री हो गई एक्सटेंड, मतलब पहले जो है और ज़्यादा कम हिस्सा था, अब हमारे पास हिस्सा और बढ़ गया, ज़्यादा हिस्सा बढ़ गया। जो गाज़ा था वो इजिप्ट के कंट्रोल में आ गया। मतलब जो जीत तो लिया था इसराइल ने, पूरा जीत लिया था इसराइल ने, लेकिन गाज़ा उन्होंने वापस इजिप्ट को वापस कर दिया यहाँ पे, और वेस्ट बैंक जो है यहाँ पे जॉर्डन को दे दिया कि लो भैया तुम अपना ले लो, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इस पर एक 6 डे का वॉर जो है लड़ा गया। अब ये वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1967 में इसको लड़ा गया। तो वहाँ पे इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन, इजिप्ट ने क्या किया, अपनी बॉर्डर पे सेना को तैनात कर लिया, लेकिन इसराइल ने उसके पहले ही अटैक कर दिया एयरफोर्स को भेज के। और इसराइल ने यहाँ पे क्या किया, गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया। गोलन हाइट्स जो मैंने आपको बताया था सीरिया के पास, आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर वेस्ट बैंक और गाज़ा, इन सब को जो है इसराइल ने कैप्चर कर लिया। और इसराइल ने जो गाज़ा को कैप्चर किया, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हो गई। ट्रीटी कुछ इस तरीके की थी कि इजिप्ट रिकॉग्नाइज करेगा इसराइल को एज अ कंट्री, और बदले में गाज़ा जो है दिया जाएगा। तो गाज़ा जो है इसराइल ने वापस कर दिया इजिप्ट को, और इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि इसराइल जो है एक कंट्री है। मतलब पहला ऐसा मुस्लिम देश था, मतलब पहली जो अरब कंट्री थी इजिप्ट ने, जिसको जो है रिकॉग्नाइज किया कि इसराइल हाँ एक देश है, और ये बहुत बड़ी बात थी। अब 6 दिन वॉर जो है लड़ा गया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट आता है कि पैलेस्तीन इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से शुरू हुआ। देखो, जैसे जैसे जो है ग्रुप्स बन रहे थे, मतलब जूइश लोग एक तरफ थे और एक तरफ जो है पैलेस्तीन लोग थे। पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाई गई, एक पार्टी जो है बना दी गई, जिसको 1964 में फॉर्म किया गया, और 1987 से लेकर 1993 तक अपराइजिंग हो गई, जिसे इंतिफादा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बॉयकॉट किया गया, लार्ज स्केल में वायलेंस देखने को मिले, करीब 100 जूइस और 1000 पैलेस्तीन जो है यहाँ पे मारे गए, ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब इस वॉर में। अब इसी के बीच में एक हमास ग्रुप तो फॉर्म्ड हो गया। इसी समय जो है इस जो ये अपराइजिंग चल रही थी, उसी समय जो है हमास ग्रुप फॉर्म हो गया। अब ये जो हमास ग्रुप है ना, ये आज जो है अटैक करता है किस पे, इसराइल पे। अब इन सब को लेके, मतलब एक तरफ पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, एक तरफ मैं लिख देता हूँ, एक तरफ PLO थी और एक तरफ इसराइल था। अब इन दोनों के बीच में समझौता हो नहीं रहा था, तो ओस्लो एकॉर्ड साइन किया गया 1993 में।
ओस्लो अकॉर्ड क्या था? ओस्लो मतलब एक जगह थी नॉर्वे में, आपको पता है ओस्लो है, और वहाँ से जो है बातचीत शुरू हुई। अब इसराइल और पीएलओ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, मतलब बात चालू हुई, और पीएलओ ने ये माना कि हाँ इसराइल एक कंट्री है और ये एग्जिस्ट करती है। पीएलओ ने ये चीज़ मान ली, मतलब जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी उसने ये बात मानी कि इसराइल जो है एक कंट्री और हम मानते हैं। लेकिन पैलेस्तीन ने एक चीज़ मांगी कि जो सेल्फ गवर्नेंस है जो वेस्ट बैंक और गाज़ा में, वो हमको मिलना चाहिए। अब वेस्ट बैंक और गाज़ा मतलब कहाँ पे? तो अगर आप देखोगे तो ये इमेज भी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा मैप पे आपको लेके चलता हूँ, तो आपको जो है यहाँ पे समझ में आएगा कि पैलेस्तीन और गाज़ा, तो आप देख सकते हो ये मैप है, और यहाँ पे यह है पैलेस्तीन, ये वाला पैलेस्तीन का एरिया, ये भी। तो गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पे है, ये वाला एरिया, और वेस्ट बैंक यहाँ पे है। तो इन दोनों एरियो पे जो है पैलेस्तीन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनका हक होगा, उनकी गवर्नेंस होगी, उनकी सरकार बनाई जाएगी, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक जो भी हैं वो सब इनके रहेंगे। ये जो है इन दोनों के बीच में बात हुई, और इसी के एक मध्यस्थता हुई दोनों के बीच में कि दो देश मतलब अपनी अपनी जगह रहेंगे, अपना अपना काम जो है करते रहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि पैलेस्तीन जो है रुकता? पैलेस्तीन कभी नहीं रुका। पैलेस्तीन ने जो है आगे और चीज़ें जो है शुरू करी, और उस अकॉर्ड का ये फ़ोटो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये हैं इसराइल के उस समय के प्रधानमंत्री, और ये जो है जो पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो है ये हेड है, ठीक है। और ये आप जानते ही हैं ये कौन है, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि ये कौन है, ठीक है। क्लिंटन है ये। तो इन दोनों ने, इन्हीं ने जो है इनके बीच में जो है मध्यस्थता कराई थी कि लड़ो मत, और फिर जो है यहाँ पे हम इसको जो है बैठ के यहाँ पे बात करते हैं। तो ये था इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है आज भी चलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गाज़ा किस तरीके से जो है पैलेस्टीन के कंट्रोल में है, और जो वेस्ट बैंक है वो किस तरीके से पैलेस्टीन के कंट्रोल में, मतलब ये वाला हिस्सा और यहाँ पे गाज़ा जो है ये किस तरीके से इसराइल के कंट्रोल में नहीं है, और यहीं से आज के समय जो है फायरिंग होती है और रॉकेट जो है लॉन्च किए जाते हैं। तो ये था एंड इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पूरा कुछ बहुत कुछ समझ में आया होगा इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और इसराइल किस तरीके से बना है वो भी जो है आपको पता चल गया होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।